शायद 10 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग और आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सुस्त है, जिसके कारण बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दे पाऊँ। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन है कि सर आप बहुत तेज़ बहुत फास्ट पढ़ाते हो, यानी अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो करने के लिए। एक बात बताना मेरे भाई, मैं पढ़ाने का तरीका बिल्कुल स्लो कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, इतना जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का डिस्कशन कैसे हो पाएगा? वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे, फिर आप देख नहीं पाओगे। और एक बात याद रखना, आपका टेस्ट होगा 100% टेस्ट होगा। 4 सितंबर को आपका टेस्ट है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत हद तक इस प्रैक्टिस सीट का सोल्यूशन करा दूँ और अच्छे तरीके से कराऊं। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को देने का कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ बच्चे को हम जैसे ही बोले कि वीडियो लंबे हो जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर आप कैसे देखोगे, देखने में बोर हो जाओगे। बच्चा डायरेक्ट बोलता है कि आप वीडियो बनाइए सर जी और लंबा वीडियो बनाइए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखेंगे। नहीं देखेंगे तो फिर टेस्ट वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे, मैं सीख कैसे पाऊँगा? इसलिए मेरी कोशिश है और मेरी पूरी कोशिश है कि लंबी वीडियो बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत शिद्दत से मेहनत करो, क्योंकि टेस्ट है और टेस्ट में मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ वैसे टॉपर्स स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, जो भी टॉप होंगे, टॉपर स्टूडेंट जो भी होंगे, उनको मैं अपने तरफ से, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और जो कुछ भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लीज़ आप लोग मेहनत करना सीख ले, क्योंकि इस लेवल का इतनी छोटी सी उम्र में समझाना और आपके दिमाग में डालना, और दूसरी बात कि इतना लेवल देना मेहनत करके, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और टीचर की तुलना में और टीचर तो बिल्कुल भी वैसा ही समझ रहे हो ना। इसलिए मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत शिद्दत से मेहनत करो। जो भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब जाकर के आप सफलता के नज़दीक पहुँचोगे। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, इसलिए मेहनत तो काफ़ी करना पड़ेगा ना। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो सफलता से बहुत दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग मेहनत करना, प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो। जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है, अपने हाथों से उसको लिखने का कोशिश करो। डिस्कशन जो भी होगा और जो उसका डेरिवेशन होता है या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन होता है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट करो। समझ रहे हो? जितना आप लिखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर, मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस आएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन था, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ से 2 चीज़ आपको समझने की जरूरत है। एक बात याद रखिएगा, जो मैं पढ़ाता हूँ ऑथेंटिक है, रिसर्च है, इसलिए किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती पढ़ा, आज मैं फेमस हो चुका हूँ कि लोग बोलते हैं कि गलती पढ़ा रहा है। अबे यार, तुम अपना यार अच्छा सही कर लो, सब चीज़ सही कर लो, तुम मेहनत करके आओ। मैं गलती पढ़ाता हूँ, मैं मेहनत करके आता हूँ तो मैं गलती पढ़ा दिया, हद है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग मेहनत करो और मेरे साथ मेहनत करो, विश्वास करके मेहनत करो। मैं ऑथेंटिक और रिसर्च आपके सामने रखता हूँ, इतना ही समझना। वैसे मुझे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप लोग देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है, और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आज स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन वीडियोस फिर लंबे हो जाएंगे। आप लोग अपना समझना, मैं क्या करूं। आप ही लोग तो बोलते हो कि सर तेज़ बोलते हो, फास्ट पढ़ाते हो, तो स्लो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। जरा आराम से समझने की कोशिश कीजिए। आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सबसे पहली बात, इस फ्रूट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फ्रूट है मेरे भाई, ये बेसिकली खाने वाला चीज़ है, हम लोग जानते हैं ना, खाने वाला चीज़ है, और ये बेसिकली अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? तो आपका जवाब होगा अनकाउंटेबल होता है। एक बात बताना, अगर ये चीज़ें अनकाउंटेबल होगा तो कभी भी इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर ये चीज़ें अनकाउंटेबल है, जब गिनती करवे नहीं करेंगे तो फिर प्लूरल कैसे बनेगा? यानी ये चीज़ें संभव नहीं है। कुल मिला के हम कह सकते हैं, फ्रूट को खाने वाले के अर्थ में फ्रूट्स में कन्वर्ट कभी नहीं किया जाएगा। ईटिंग फूड के अर्थ में कभी भी फ्रूट को फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आया? और जैसे ही आप इसको फ्रूट्स में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे ही आप किसी भी इसको फ्रूट्स में कन्वर्ट कर दोगे, इसका इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाता है, या फिर कह सकते हैं इसका मीनिंग हो जाता है रिजल्ट। कुल मिला के जैसे ही फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है तो उसका साइनो रिजल्ट हो जाता है, यानी उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, खाने के अर्थ में तो बचा ही नहीं। समझ में आया? यानी एक बात याद रखना, कभी भी फ्रूट को फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा अगर खाने की बात हो तो। जैसे ही फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा, इसका उसका मीनिंग कंप्लीट चेंज हो जाएगा, और उसका मीनिंग हो जाता है रिजल्ट, जिसको हम लोग परिणाम बोलते हैं। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट है एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। एक बात याद रखिएगा, वेजिटेबल का यूज हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। वेजिटेबल का यूज हम लोग
कुक आइटम के रूप में, कुक फूड के अर्थ में कभी भी नहीं करते हैं, यानी वेजिटेबल की जगह पे वेजिटेबल्स दिया गया है। इसका मतलब ये चीज़ें अपने आप में बिल्कुल सही है। केवल और केवल गलतियाँ थी कि फ्रूट को कभी भी फ्रूट्स में कन्वर्ट खाने के अर्थ में नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छे से नोट करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई मीन 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। इसका मतलब ये हुआ, मतलब कुछ हो, मतलब को छोड़ो। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने की कोशिश करो, ज़्यादा समझ में आएंगे। समझ में आया ना? देखिए, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। एक बात बताना, योर स्टडी, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखो, लिखा हुआ है योर स्टडी। स्टडी अपने आप में वर्ब है। अरे वर्ब है तो वर्ब से पहले एडजेक्टिव, यानी नॉनसेंस हो रहा है। यानी यहाँ पे मेरे को नाउन चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे मेरे को नाउन चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कुल मिला के योर अपने आप में एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव के जस्ट बाद मेरे को नाउन चाहिए, तो स्टडी नहीं स्टडीज़ का यूज़ किया जाता है। नाउन के अर्थ में स्टडी को स्टडीज़ लिखा जाता है, अदरवाइज स्टडी अपने आप में वर्ब है, ठीक है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, और स्टडी का मतलब होता है, स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई। समझ में आया? हम लोग 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जरा इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। मिटा रहा हूं, ठीक है। यानी 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े आराम से देखना। 12वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द न्यूज़ आर फॉल्स। एक बात बताना मेरे भाई, इस न्यूज़ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया है। देखो, ये न्यूज़ अपने आप में क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर ये न्यूज़ तो अपने आप में सिंगुलर है। अरे है ना, अगर ये न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे सर ये चीज़ें अगर सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। अरे आएगा ना, बिल्कुल आएगा। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है द न्यूज़ आर फॉल्स कहना अपने आप में बिल्कुल गलत है, होना चाहिए द न्यूज़ इज फॉल्स। क्यों होना चाहिए? क्योंकि न्यूज़ तो अपने आप में सिंगुलर है ना। अरे यार ये चीज़ें सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके लास्ट में एस लगा रहे वो चीज़ें प्लूरल हो जाती है, संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैथमेटिक्स भी प्लूरल होता, फिजिक्स भी प्लूरल होता, इकोनॉमिक्स भी प्लूरल होता, पॉलिटिक्स भी प्लूरल होता। अरे कोई भी स्टडी सब्जेक्ट जिसके लास्ट में एस लगा रहेगा प्लूरल हो जाएगा, संभव ही नहीं है। वो तो अपने आप में प्रॉपर नाउन हुए। समझ में आया? यानी साफ साफ हम कह सकते हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एस लगा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें प्लूरल है, समझे ना। लेकिन न्यूज़ यहाँ पे हर हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशन। एक बात याद रखना, समर वैकेशन अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, समर वैकेशंस होना चाहिए। यानी समर वैकेशन के जगह पे समर वैकेशंस होना चाहिए, क्योंकि समर वैकेशन अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं है, और जो वर्ड ही नहीं है उसको आप वर्ड में घुसाओगे तो गड़बड़े ना करोगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग बिल्कुल खुलेगा। हम लोग स्पेक्टिकल लिखा हुआ है, हर स्पेक्टिकल इज़ वेरी नाइस। एक बात बताना, स्पेक्टिकल कभी भी यूज़ करते हो? अरे स्पेक्टिकल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। स्पेक्टिकल नहीं मेरे भाई, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए, और ये चीज़ें प्लूरल होती है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं कि अगर ये चीज़ें प्लूरल होती है तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा? आप बोलोगे इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अगर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा तो लिखा हुआ हर स्पेक्टिकल इज़ वेरी नाइस अपने आप में बिल्कुल गलत है, होना चाहिए हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। आप बोलोगे कि इसके साथ एस क्यों लगाए? एस लगा करके आपने तो पूरा सिस्टम बेकार कर दिया। सर मेरे को पल्ले नहीं पड़े, ज़रा ध्यान से समझो। अगर आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के कोई चीज़ बना है ना, अगर आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के, दो आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर के कोई चीज़ बना है, वो चीज़ें हर हमेशा प्लूरल होती है, और प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल दी जाएगी। जैसे एक बात बताओ, ये चश्मा आपके सामने बन के तैयार है, ये चश्मा बन के तैयार है। जरा आराम से देखिएगा, आइडेंटिकल पार्ट है या नहीं है? बोलोगे सर बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट है। जैसे ही इसको 20 से काटोगे, यानी जैसा फिगर इधर है वैसा फिगर इधर है, यानी दो आइडेंटिकल पार्ट्स है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक ये किए, कितने हुए? दो। दो का मतलब सिंगुलर या प्लूरल? आपका जवाब होगा प्लूरल। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो स्पेक्टिकल कभी भी नहीं, स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और स्पेक्टिकल्स हर हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए वो प्लूरल वर्ब लेंगे। इसलिए स्पेक्टिकल्स को बोला जाता है
कि यार तुम तो देखने में एक के लगते हो लेकिन पुल्लल कैसे होते हो, ये बोलते हैं कि मेरे में छुपा हुआ है कुछ चीज़। समझ रहे हो? आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं समझोगे तो हर एक इंसान जैसे गड़बड़ करता है तुम भी कर लोगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा यार, प्रैक्टिस कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लोगे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो कर सकते हो अपने लिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। एक बात बताना, सी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट, इसका मतलब ये हुआ, मतलब कुछ हुआ, मतलब पे नहीं जाएंगे, मतलब पे जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश की तरह सीखोगे ना तभी जाकर ज़्यादा समझ में आएगी, अदरवाइज को मतलब अलग अलग लैंग्वेज से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो बड़े आराम से समझना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला 10,000 रुपये खर्च हुए, डेफिनिट या इनडेफिनिट? आपका जवाब होगा सर 10,000, हर कोई जानता है, इसका मतलब डेफिनिट है, ठीक है। मैंने आपके सामने बोला हजारों रुपये खर्च हुए, डेफिनिट या इनडेफिनिट? आपका दिमाग घूम जाएगा, सर हजारों, कितना हजार, पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब इनडेफिनिट यूनिट है। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। इनफैक्ट अभी फिलहाल के लिए एक कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात, मैं आपको पढ़ा रहा था यूनिट, उसमें मैंने आपको बताया कि यूनिट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है डेफिनिट यूनिट और दूसरा को बोला जाता है इनडेफिनिट यूनिट। बड़े आराम से देखो, एक को बोलते हैं डेफिनिट यूनिट और दूसरा को बोलते हैं इनडेफिनिट यूनिट। और डेफिनिट यूनिट किससे बोला जाता है? अभी मैंने आपके सामने बोला है कि 10,000 रुपये खर्च हुए, इसका मतलब फिक्स वैल्यू की बात हो रही है, फिक्स वैल्यू की बात हो रही है। कुल मिला के हम कह सकते हैं डेफिनिट के लिए सबसे पहला जो यूज किया जाता है उसका नाम है न्यूमेरल। क्या नाम है मेरे भाई? न्यूमेरल। इसके बाद यूज किया जाएगा यूनिट और इसके जस्ट बाद यूज किया जाता है नाउन। जैसे हमने बोला 10,000 रुपये खर्च हुए, इसका मतलब डेफिनिट है, 10 अपने आप में न्यूमेरल हुआ। न्यूमेरल किसे बोला जाता है? यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि किसी भी अंकों को शब्दों में लिखना न्यूमेरल कहलाता है। 10,000 रुपये खर्च हुए, 10 ऐसे लिखाया और इसको मैंने मतलब न्यूमेरल में लिख दिया, 10 कर दिया, मतलब 10 लिख दिया, तो इसी को मैंने न्यूमेरल बोला। न्यूमेरल कहने का साफ साफ मतलब ये होता है मेरे भाई कि किसी भी अंकों को शब्दों में लिख देना ही न्यूमेरल कहलाएगा। समझ में आया? तो डेफिनिट यूनिट में न्यूमेरल के जस्ट बाद यूनिट और इसके जस्ट बाद नाउन का जिक्र किया जाएगा। याद रखना, जैसे मैंने बोला 10,000, हजार अपने आप में यूनिट हुआ, हजार को हजारों तो मैंने नहीं बोला। अगर हजार को हजारों नहीं बोला, इसका मतलब हजार अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सिंगुलर। कुल मिला के हम कह सकते हैं न्यूमेरल के जस्ट बाद यूनिट हो और नाउन से जस्ट पहले यूनिट हो, तो इस यूनिट को हम हर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में मेरे भाई? आपका जवाब होगा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से अभी आप खुद डील करोगे। देखो लिखा हुआ है सी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। एक बात बताना, लिखा हुआ है 20 रुपीज़ नोट। एक बात बताओ, 20 अपने आप में क्या है? आपका जवाब होगा सर 20 अपने आप में न्यूमेरल है। अरे नहीं है, न्यूमेरल है, ठीक है। रुपीज़ क्या है? तो आप बोलोगे यूनिट है। ओके, नोट क्या है? आपका जवाब होगा सर नोट तो नाउन है। अब जरा ध्यान से समझो, न्यूमेरल के जस्ट बाद यूनिट है और नाउन से जस्ट पहले यूनिट है, तो इस यूनिट को सिंगुलर फॉर्म में रखोगे या प्लूरल फॉर्म में? आपका जवाब होगा सर इसको तो मैं सिंगुलर फॉर्म में रखूंगा। अगर इसको आप सिंगुलर फॉर्म में रखोगे तो रुपीज़ नहीं, क्या होना चाहिए? आपका जवाब होगा सर रुपीज़ नहीं, रुपी होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे 20 रुपीज़ की जगह पे 20 रुपी नोट का इस्तेमाल होना चाहिए। समझ में आया? नोट कर लीजिए, नोट प्लीज़ करना। नोट नहीं करोगे ना तो फिर मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, तो आप समझना। और वैसे भी टेस्ट है, ठीक ना। और ये एक बात याद रखना, ये जो टेस्ट है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, जो अपने बैच में पढ़ते हैं यानी रैंकर्स में लेता है क्लास उसके लिए भी है, जो नहीं भी लेता है उसके लिए भी है। टेस्ट बेसिकली ओपन टेस्ट होगा, जिसको देना है दे सकते हो आराम से, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से जब तक आप मेहनत नहीं करोगे इस टेस्ट को आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मेहनत प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से करना। और जिन स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स यानी जो टॉपर होंगे, उनको मैं अपने हिसाब से सम्मानित करूंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बहुत आराम से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सी गॉट ओनली पासिंग मार्क।
अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है ही गॉट ओनली पासिंग मार्क। एक बात याद रखिए, मार्क का मतलब होता है चिन्ह, मार्क का मतलब होता है निशान। जब पास करेगा तो निशान से करेगा नहीं, क्या होना चाहिए, मार्क की जगह पे मार्क्स होना चाहिए। कुल मिला के होना चाहिए ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 17 में चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कृष्णा वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये क्वेश्चन है ना, इसका अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। वर्ड को फिलहाल के लिए मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, बड़े आराम से समझो, इस वर्ड पे फोकस कीजिए आप। वर्ड बेसिकली दो तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन होता है। आई मीन कहने का मतलब हुआ कि वर्ड दो मीनिंग देता है। एक मीनिंग का नाम है ग्रुप ऑफ लेटर्स, बहुत आराम से देखना, एक का नाम है ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा का नाम है प्रोमिस। यानी ये वर्ड का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा होता है प्रोमिस। एक बात याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स के अर्थ में ये चीज़ें सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ऐसा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। लेकिन प्रोमिस के अर्थ में ये चीज़ें हर हमेशा सिंगुलर बिहेव करता है, यानी इसका बिहेवियर हर हमेशा सिंगुलर होता है। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, वर्ड बेसिकली दो तरीके से यानी दो मीनिंग देते हैं, एक तो देते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा देते हैं प्रोमिस। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स के अर्थ में ये चीज़ें सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय में कितने लेटर्स, आप बोलोगे 3 लेटर्स, तो बॉय अपने आप में कितने वर्ड, एक वर्ड, तो मैं बोल सकता हूं बॉय इज अ वर्ड, बोल सकता हूं ना। ठीक है, मैंने बोला बॉय एंड ट्राई, कितने वर्ड, 2 वर्ड, मैं बोल सकता हूं बॉय एंड ट्राई आर 2 वर्ड्स। इस केस में ये चीज़ें सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन प्रोमिस के अर्थ में ये चीज़ें हर हमेशा सिंगुलर होती है। अब बोलोगे कि सिंगुलर क्यों होती है, तो ज़रा आप दिमाग लगाओ, पिछले क्लास में आप जाओ, बहुत अच्छे तरीके से अपना दिमाग को जल्दी से रिफ्रेश करने की कोशिश करो। मैं पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने अच्छे तरीके से चर्चा किया था कि प्रोमिस जो होता है उसको लोग महसूस करते हैं, और जिन चीज़ों को महसूस किया जाएगा मेरे भाई, क्या उसका प्लूरल बनाओगे? जो चीज़ें महसूस की जाएगी उसका मतलब यह हुआ कि वो चीज़ें अनकाउंटेबल हुआ। अगर वो चीज़ें अनकाउंटेबल हुआ, कुल मिला के उसका प्लूरल संभव ही नहीं है। अगर अनकाउंटेबल है तो उसको हम हर हमेशा किस फॉर्म में रखते हैं? आपका जवाब होगा सर उसे हम हर हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में रखते हैं। अगर सिंगुलर के फॉर्म में होगा तो कभी भी प्रोमिस के अर्थ में वर्ड को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। बड़े आराम से देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कृष्णा वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। अरे यार, कृष्णा वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वर्ड्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस का अर्थ दे रहा है। अगर प्रोमिस का अर्थ दे रहा है तो वर्ड्स की जगह पे वर्ड आएगा। कुल मिला के हो सकता है, मतलब कह सकते हैं होना चाहिए कृष्णा वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये अपने आप में गलत है, होना चाहिए 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम लोग यूनिट जब पढ़ रहे थे उस टाइम इसका डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी इतना डिस्कशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके सामने एक बार और क्वेश्चन आया, दे वॉन्ट 10 डजन्स एप्पल। अरे यार फिर से देखो 10 डजन्स एप्पल, अरे जरा आराम से समझिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 10 डजन्स एप्पल्स। एक बात बताना, 10 अपने आप में क्या हुआ? आपका जवाब होगा सर 10 तो अपने आप में न्यूमरल है। अरे है ना, बिल्कुल है, न्यूमरल है। डजन क्या है? आप बोलोगे यूनिट है, और एप्पल्स क्या है? तो नाउन है। एक बात बताओ, न्यूमरल के जस्ट बाद यूनिट है, नाउन से जस्ट पहले यूनिट है, यूनिट को किस फॉर्म में रखोगे? आपका जवाब होगा यूनिट को हम हर हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में रखेंगे, इसलिए डजन्स के जगह पे क्या होना चाहिए? तो डजन्स के जगह पे डजन होना चाहिए, डजन्स के जगह पे डजन होना चाहिए। कुल मिला के इसका आंसर आएगा दे वॉन्ट 10 डजन एप्पल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ व्हाइट शूज। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर रहता अ पेयर, एक पेयर की बात होगी तो अ पेयर लिखेंगे, और एक से ज्यादा पेयर की बात होगी तो पेयर को किस में कन्वर्ट करोगे? आप बोलोगे सर पेयर को पेयर्स में कन्वर्ट करोगे। अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है इसका मतलब पेयर को पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। कुल मिला के 2 पेयर कहना अपने आप में बिल्कुल गलत होगा, होना चाहिए 2 पेयर्स। कुल मिला के हम कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ शूज कहना बिल्कुल गलत है, होना चाहिए 2 पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, बहुत आराम से देखो, इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज 30 तक पहुंच जाए।
और 30 नहीं तो 25 तक तो 100% पहुंचेंगे। मैंने नाउन आप लोगों को लगभग 65-66 क्लास पढ़ाया है। अगर मैं डीप और ज़्यादा डीप पढ़ाता तो कम से कम 90 क्लास लगते, ठीक है ना, 3 महीना कम से कम नाउन लगते। ये हलवा नहीं है यार, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसको डीप पढ़ना ज़रूरी है ना। यहाँ तो टीचर्स यार क्या बोले, 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नाउन ख़त्म कर देते हैं। पता नहीं किस लेवल का कंटेंट देते हैं। मेरे कंटेंट में दम होता है, टीचर को भी बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। वैसे हर एक टीचर अपने आप में रिस्पेक्टफुल है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो रियलिटी है इस पे मैं चर्चा किया हूँ बेसिकली। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीनाक्षी हैज़ फिनिश 2/3 ऑफ हर वर्क। एक बात बताना, 2/3 पे आप जिक्र करो, बहुत आराम से देखो, इसको समझना मेरे भाई। 2/3 को एक बात बताना, 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब यही हुआ ना, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली टोटल को इंडिकेट किया। अरे वो ऊपर में है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी ये हुआ अपने आप में टोटल और ये हुआ आउटपुट। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं टोटल हुआ 3 और उसमें से मेरे को मिला कितना? तो 2। एक बात बताना, अगर टोटल है 3, इसका मतलब टोटल भी है प्लुरल, और जितना प्लुरल है उसमें से जो 2 मिला तो 2 सिंगुलर या प्लुरल? आपका जवाब होगा सर 1 से ज़्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब प्लुरल। अगर 1 से ज़्यादा की बात हुई, प्लुरल है, तो 2/3 नहीं 2/3 होना चाहिए। 2/3 नहीं 2/3 होना चाहिए, क्योंकि प्लुरल है, प्लुरल होने की वजह से ये सारा चीज़ प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। और 2/3 इज नहीं 2/3 आर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मीनाक्षी हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हर वर्क, अपने आप में बिल्कुल गलत है, होना चाहिए मीनाक्षी हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हर वर्क, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। अरे द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन कैसे होगा? देखो, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। पिछले क्लास में मैंने पजेशन पे काम किया था और पजेशन के बारे में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि पजेशन लिविंग का भी हो सकता है और नॉन लिविंग का भी हो सकता है। अगर लिविंग का पजेशन होगा तो लिविंग के पजेशन के लिए मैं बोला है कि लिविंग पे अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ किया जाएगा, और मैंने नॉन लिविंग के पजेशन के लिए बोला है कि अपोस्ट्रोफे एस के बदले ऑफ का यूज़ किया जाएगा। कुल मिला के एक बात बताना, चेयर अपने आप में लिविंग या नॉन लिविंग? आप बोलोगे सर नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो पजेशन किस पे दर्शाया गया है? आपका जवाब होगा लेग्स पे पजेशन दर्शाया गया है। कुल मिला के अगर लेग्स पे अधिकार दिया गया यानी पजेशन इस पे है लेकिन इसका पजेशन इस पे है, तो नॉन लिविंग के पजेशन के लिए अपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत आराम से देखो, होना चाहिए बेसिकली ये लेग्स यहाँ आ जाएगा तो होना चाहिए द लेग्स इस ओ के बदले, सॉरी अपोस्ट्रोफे एस के बदले आना चाहिए द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन। ये अपने आप में गलत है और ये 100% सही है। दूसरा वाला 100% सही है, क्योंकि समझो यार, जैसे हम बता चुके हैं आपको कि लिविंग के पोजीशन के लिए अपोस्ट्रोफे एस लिविंग पे दिया जाएगा, लेकिन नॉन लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हम लोग चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है गुड नाइट, आई एम सो ग्लेड टू मीट यू। एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, ये जो गुड नाइट है आप कब बोलते हो? आप बोलोगे सर जब हम लोग यहाँ से जाने लगते हैं, यानी डिपार्चर का सेंस देता है, अलग होने का सेंस देता है, उस केस में हम लोग गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये क्लास खत्म होगी तो हम बोल सकते हैं गुड नाइट, क्योंकि डिपार्चर हो रहे हैं, हम आपसे दूर जा रहे हैं, और इस केस में गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से मिलते हो उस समय बोलते हो कि गुड नाइट, कैसे हो भाई, ऐसा नहीं, उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, कैसे हो मेरे भाई, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो कुल मिला के गुड नाइट का इस्तेमाल हम लोग डिपार्चर के सेंस में करते हैं। डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब होता है अलग होना, अलग होने के सेंस में गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप किसी से मिलते हो उस समय गुड नाइट नहीं, हम लोग गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग का यूज़ करते हैं। कुल मिला के ऑप्शन के हिसाब से आप काम कर लोगे, या तो आपको मिलेगा गुड मॉर्निंग या फिर मिलेगा गुड इवनिंग, इसी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। यानी गुड नाइट के जगह पे गुड मॉर्निंग होना चाहिए, क्योंकि मिलने का सेंस दे रहा है, और मिलने के सेंस में गुड नाइट का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। उस सेंस में हम हमेशा गुड इवनिंग या फिर गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में हम लोग गुड मॉर्निंग करके ही काम चलाते हैं, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि मैं आज थोड़ा सा स्लो हूँ, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है, मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर इज नो स्पेस इन दिस कार। एक बात याद रखिएगा, जिन चीज़ों का ग्रामर ने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज ने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया ही नहीं, हम उन चीज़ों को ज़बरदस्ती उसमें रख देंगे तो गलत होगा ना। अरे गलत होगा ना, जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं उस चीज़ को आप ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से खोज मरोड़ के लाओगे, वो तो गलत होगा, 100% गलत होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस, क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो प्लेस इन दिस कार, सॉरी नो स्पेस इन दिस कार। एक बात बताना, नो स्पेस को समझो, नो स्पेस का साफ साफ मतलब हम कह सकते हैं कोई जगह नहीं है। याद करना कि जब वैकेंट को दर्शाना हो, सॉरी वैकेंट को नहीं, हम कह सकते हैं जब कोई जगह है ही नहीं, इस केस में हम लोग नो स्पेस या फिर नो प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली नो रूम का इस्तेमाल करते हैं, नो रूम का इस्तेमाल करते हैं। तो होना चाहिए देयर इज़ नो प्लेस के जगह पे बड़े आराम से देखिए, देयर इज़ नो स्पेस इन दिस कार। मैं अभी बोला हूँ कि नो स्पेस अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, यानी नो स्पेस का यूज़ नहीं होगा, नहीं होगा तो इसके जगह पे होगा क्या, तो नो रूम होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते होना चाहिए देयर इज़ नो रूम इन दिस कार, देयर इज़ नो रूम इन दिस कार। ये वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला सेंटेंस अपने आप में 100% गलत है, पहला वाला सेंटेंस 100% गलत है। आज के क्वेश्चन को हम लास्ट करेंगे, लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगे, आप लोग देखते रहना, क्योंकि इसी से टेस्ट होंगे, कॉन्सेप्ट इससे बाहर हरगिज नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है वी शुड हेल्प द पुअर्स, बड़े आराम से देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर्स। एक बार फिर से देखो, वी शुड हेल्प द पुअर्स। एक बात बताना मेरे भाई, क्या कभी भी पुअर्स को पुअर्स में कन्वर्ट करोगे? आपका जवाब होगा नहीं सर, ये चीज़ तो अपने आप में हम कह सकते हैं एडजेक्टिव भी है, अपने आप में कह सकते हैं कि प्लूरल होते हैं, इसका मतलब पुअर को कभी भी पुअर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा सर बनना चाहिए वी शुड हेल्प द पुअर्स, पुअर, यानी ये वाला सही है, पहला वाला सेंटेंस अपने आप में गलत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सुस्त है, मैं बोलने में भी मेरी बात लग जाती है। कुल मिला के आप समझ सकते हो कि आप लोग मेहनत करना सीख लो। और एक बात याद रखना, इतनी ज़्यादा दिक्कत होने के बाद आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने सपने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जिस सपने को आपने अपने माँ बाप को दिखाया है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। इसलिए आप उस सपने पर बिल्कुल अडिग रहो। जब भी पढ़ने का मन नहीं करता हो, अपने माँ बाप को देखो, अपने माता पिता को देखो, आपके आंख से आंसू आ जाएगी। और जब आप इधर उधर की बातों में उलझते रहते हो, तब जाकर के अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। आपको फोकस करना पड़ेगा अपने लक्ष्य पे, अपने टारगेट पे बिल्कुल 100% ध्यान देने होंगे, तब जाकर के सफलता मिलती है। समझ रहे हो ना? तो जिन सपनों को आपने अपने माँ बाप को दिखाया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगन लानी पड़ेगी, आपके अंदर जो छुपी हुई आग है उसको दहकाना पड़ेगा, हम कह सकते हैं उसको फैलाना पड़ेगा। ठीक है ना? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जितनी बार वीडियो देख सकते हो आप देखो, आपके पास वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन याद रखिएगा, आपका टेस्ट 100% 4 सितंबर को होगा तो होगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करना सीख लीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।